हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस चौथे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए है कर्नाटक का, ऑप्शन बी है तमिलनाडु का, ऑप्शन सी है केरल का और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु राज्य से, ऑप्शन बी है केरल राज्य से, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य से और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है स्वीडन द्वारा, ऑप्शन बी है नॉर्वे द्वारा,
ऑप्शन सी है अमेरिका द्वारा और ऑप्शन डी है जर्मनी द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है स्वीडन देश द्वारा। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है सारनाथ से, ऑप्शन बी है लोरिया लंदनगढ़ से, ऑप्शन सी है सांची से और ऑप्शन डी है उज्जैन से। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को लिया गया है सारनाथ से। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किस धातु की बनी होती है? या फिर देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी बोल दिया जाता है कि नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किस धातु की बनी हुई है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति बनी हुई है पीतल धातु की। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो इस क्लास को आपको क्या करना है, कंप्लीट देखना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए है पद्म विभूषण है, ऑप्शन बी है भारत रत्न है, ऑप्शन सी है पद्म भूषण है और ऑप्शन डी है कीर्ति चक्र। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है विज्ञान के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है समाज सेवा के क्षेत्र में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न नेवी एमआर 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी है? ऑप्शन ए है लोहा धातु से, ऑप्शन बी है कांस्य धातु से, ऑप्शन सी है सोना धातु से और ऑप्शन डी है तांबा धातु से। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति कांस्य धातु से बनी है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कथक है,
ऑप्शन बी है घूमर, ऑप्शन सी है ओडिसी और ऑप्शन डी है मोहिनी अट्टम। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर नृत्य। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए है दिलीप कुमार को, ऑप्शन बी है देविका रानी को, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज कपूर को और ऑप्शन डी है राज कपूर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है पूछा जाता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना जो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है विज्ञान के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है संगीत के क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है ओडिशा राज्य से, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य से, ऑप्शन सी है बिहार राज्य से और ऑप्शन डी है असम राज्य से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और भी बनता है और पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं। तो मेरे भाई याद रखना एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं असम राज्य के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सीवी रमन और ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई चाहे तो आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय
थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मेरे भाई याद रखना, रमन प्रभाव की खोज की थी वैज्ञानिक सीवी रमन ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है खेल के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता को किसकी सहायता से मापा जाता है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक है क्या? डायोप्टर है। या फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर की सहायता से। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल है और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से पाया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अम्लीय वर्षा के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों पाए जाते हैं। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है KCl, ऑप्शन सी है HCl और ऑप्शन डी है NaOH। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18+ % सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।